हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अशोक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम साइंस टेक्नोलॉजी की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक नाविक जिसका हम अध्ययन करेंगे। नाविक नाविक फ्रेंड, जो जीपीएस आप अपने जीवन में हर रोज प्रयोग करते हैं, जिसे आप जानते होंगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, जिसे आप कहीं भी जाना है तो आप लोकेशन डालकर उस निश्चित स्थान तक पहुंच जाते हैं। वही जीपीएस उसका ही प्रतिरूप नाविक है, जो कि भारत द्वारा विकसित कर लिया गया है। इसमें अभी आईआईटी मद्रास द्वारा शक्ति चिप का निर्माण किया जाएगा और वो निर्माण लगभग लगभग पूर्ण हो चुका है। उस शक्ति चिप को हर मोबाइल, हर जो टेक्नोलॉजी में आज आप इस जीपीएस का यूज करते हो, उस टेक्नोलॉजी में इस शक्ति चिप को लगाया जाएगा, जिससे कि इस नाविक का प्रयोग आप जीपीएस से बेहतर तरीके से कर सकें। जीपीएस जहाँ एल बैंड में काम करता है, वहीं हमारा जो नाविक है वो एल और एस दोनों बैंड के साथ काम करेगा, जो कि हाई रिजोल्यूशन की तस्वीरें देगा और आपको जो कहीं किसी निश्चित स्थान पर जाना है उसकी बखूबी तरीके से आपको जगह विशेष की स्थितियों का अवलोकन करवाएगा। फ्रेंड्स, हम आज नाविक का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, नाविक को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है, और ये जो कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, IRNSS, जिसे नाविक नाम दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और ये 15 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। भारत का 15 किलोमीटर एरिया है बाउंड्री से, उसको कवर करेगा। वहाँ की तस्वीरें ले सकता है, वहाँ की हर स्थिति की जानकारी दे सकता है। वहाँ के रोड मैप या फिर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सब की तस्वीरें ले सकता है। वहाँ की आपको जीपीएस सिस्टम देगा, पोजिशन सिस्टम देगा वहाँ की आपको। इसमें 3 सेट जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजे गए हैं, और वहीं 4 सैटेलाइट है वो जियो सिंक्रोसिस कक्षा में भेजे गए हैं। ये ऑर्बिट है जिसमें भेजे जाते हैं कोई भी संचार उपग्रह। तो अभी हमारी 7 श्रृंखलाएं भेज दी गई हैं, जिसमें 2 श्रृंखलाएं खराब होने की वजह से अगेन 2 श्रृंखलाओं को, यानी कि IRNSS-1H, इनकी श्रृंखलाएं हैं IRNSS-1A, 1, 2, सॉरी 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1H, ऐसी श्रृंखलाएं हैं। तो ये 8वीं श्रृंखला एच भेजनी पड़ी, क्योंकि जो से 7th श्रृंखला थी उसमें अलार्म जो सिस्टम होता है या फिर उसमें क्लॉक सिस्टम होता है, वो उसमें कुछ कमी रह गई। इस वजह से 2 श्रृंखलाएं और भेजनी पड़ी। ये पूर्णतः मॉडिफाइड हो चुका है, कार्य करने के लिए पूर्ण तरीके से चालू किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है उसमें 24 सैटेलाइटें लगी हुई हैं। वहीं हमारे जो जीपीएस सिस्टम है उसमें नाविक है, जो IRNSS है, उसमें 7 सैटेलाइट लगी हुई हैं। आगे भी सैटेलाइट को बढ़ाया जा सकता है, और जो किलोमीटर का एरिया है 15 किलोमीटर है, उस 1500 किलोमीटर के एरिया को काफ़ी बड़ा एरिया बनाया जा सकता है। जैसा जीपीएस आप समझ रहे होंगे, जीपीएस सैटेलाइट है वो वैश्विक सैटेलाइट है, यानी कि एक ग्लोबल सैटेलाइट है, जिससे किसी भी संसार के किसी भी सेक्टर को, किसी भी क्षेत्र विशेष को देखा जा सकता है। वहीं हमारा जो IRNSS है, जो नाभिक है, वो सिर्फ 15,000 किलोमीटर, सॉरी 1500 किलोमीटर एरिया को देख सकता है। क्षमा कीजिए, 1500 किलोमीटर एरिया को देख सकता है। जो भारत के आप देख पा रहे होंगे नीचे, जो भारत का सेक्टर है, उसमें गोला मैं आपको एक उसके थ्रू बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखिए, इसके थ्रू आप इसको बहुत बखूबी तरीके से समझ पाएंगे। वे अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने का फैसला लिया और आज ये उसी फैसले का नतीजा है कि भारत अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम को बनाने में कामयाब हो गया है। और भारत न केवल अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम को बनाने में कामयाब रहा है, बल्कि भारत के नेविगेशन सिस्टम को अमेरिका के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से बेहतरीन माना जा रहा है। और उसका कारण यह है कि भारत के नाविक नेविगेशन सिस्टम में एस और एल बैंड की 2 फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल किया गया है, और जबकि जीपीएस सिस्टम केवल एल बैंड पर ही निर्भर है, जिसकी वजह से जीपीएस को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब कम फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल्स एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हैं तो इससे जीपीएस की स्पीड में बदलाव हो जाता है, और इसी वजह से इस मॉडल को समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। और जबकि नाविक सिस्टम में 2 फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल किए जाने की वजह से इस जिसे आप देख रहे थे, इस वीडियो में आपने देखा कि पृथ्वी की कक्षा से कैसे जो संचार उपग्रह 36,000 किलोमीटर पर और नीचे की ऑर्बिट पर रखे जा रहे हैं। जो मैंने 2 ऑर्बिट बताई है आपको, जियो सिंक्रोसियस, जो वहाँ पे आपने देखे कि
वहाँ पे 4 उपग्रह भेजे गए हैं भाई। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें 3 उपग्रह भेजे गए हैं। तो ये इसका प्रमुख उपलक्ष्य है नाभिक उपग्रह का, जिससे आप संचार सुविधाएं ले सकें। जैसे कि अभी हाल ही में ही मोबाइल टेलीफोनी एक प्रोटोकॉल्स है, जिसमें थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होता है। उसके तहत किसी भी संचार उपग्रह नौवहन प्रणाली उसको स्वीकृति दी जाती है। तो हमारी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, उसने जो हमारे नाविक है उसको उपयोग की स्वीकृति दे दी है। अब ये है जो अब स्वीकृति मिल गई है, जैसे मैंने आपको बताया मद्रास की आईआईटी है, उसने इसके लिए जो शक्ति चिप बनाई है, उस चिप को सभी मोबाइल उपकरण उपकरण हैं, जो मोबाइल उपकरण विनिर्माता जो जिसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनमें व्यावसायिक उपयोग के लिए बढ़ावा दे दिया है कि आप शक्ति चिप को लगाइए, ताकि हम जो हमारा नाविक है, जीपीएस सिस्टम है नाविक, उसका हम खुद हमारे भारतीय नाविक का उपयोग करें और इसके व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा मिले। नाविक के साथ हमने सुसंगता कर ली है, उपकरणों को उपयोग को सरलतम रूप से इसमें संलग्न कर लिया है। अब 3GPP द्वारा नाविक को स्वीकृति प्रदान किए जाने पर 4G इंटरनेट सेवा जो आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और आने वाले समय में फ्यूचर में आप 5G का उपयोग करेंगे, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स मानव मस्तिष्क की उपज है। जो मानव के मस्तिष्क में जो कार्य होता है, जिसको बिना सोचे मशीन के द्वारा उन्हीं कार्यों को जो मानव सोच रहा है, उन कार्यों को एक मशीन के द्वारा अपने मस्तिष्क का मशीन प्रयोग करके ऑटोमेटिक उस कार्य को कर सके जो मानव द्वारा सोचा जा रहा है। जैसे कि मैं अभी सोचता हूँ कि ये एसी चल जाए, या फिर ये टीवी चल जाए, या फिर जो कार्य है मेरे मस्तिष्क में चलता है जो कार्य, उस कार्य को इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी स्वयं कर सके। तो उसका भी कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगी, उसमें भी नाभिक का ऐसी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। साथ में स्टार्टअप्स है उनको भी, और इंटीग्रेटेड सर्किट है, उत्पाद है, वो जो जीआई टैग वगैरह है, उन सभी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एक निश्चित स्थान विशेष को देखा जा सकेगा। अब ये 7 दूरसंचार मानक कंपनी हैं, इनके आपको नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दूरसंचार मानक जो दूरसंचार मानक विकास संगठन है, उनका एक संघ है, जो 3GPP का संघ माना जाता है। अब इसके अंतर्गत रेडियो एक्सेस है, कोर नेटवर्क है, सेवा क्षमताएं हैं, सेलुलर दूरसंचार प्रौद्योगिकी है, इन सभी को जो भी दूरसंचार कंपनी है, मोबाइल दूरसंचार कंपनी है, उन सभी को प्रणालीगत रूप से विवरण प्रदान किया जाता है। अब क्या है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 3GPP के पास वर्तमान में सेलुलर पोजिशनिंग सिस्टम के लिए सिस्टम बनाया गया। जैसे कि चीन में आप देख पा रहे हो बीडीएस है यानी वद्दू है, गैलीलियो यूरोप का है, ग्लोनास रूस का है, जीपीएस अमेरिका है। ध्यान रखना है, ये जो आप पढ़े हैं, जैसे कि चीन का बीडीएस है, गैलीलियो यूरोप का है, चीन के बीडीएस या वद्दू भी बोलते हैं उसको, और ग्लोनास रूस का है, जीपीएस अमेरिका है। ये पूरे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट है, यानी कि वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है। ये वैश्विक जो पूरे संसार का अध्ययन कर सकते हैं, जबकि भारतीय जो जीपीएस सिस्टम है नाविक, वो क्षेत्रीय है, जापान का भी क्षेत्रीय है। अब मुख्य बात ये कही गई है कि अमेरिका की संबद्ध प्रणाली के रूप में नाविक। अब अमेरिका की जो कंपनी है जीपीएस सिस्टम है, उसने यूरोप और रूस के गैलीलियो, सॉरी यूरोप संघ के गैलीलियो और जापान की QZSS, ये दो ऐसे जो जीपीएस सिस्टम है, इनके साथ भारत ने संबद्धता कर ली है। इसके साथ जीपीएस सिस्टम जो अमेरिका है वो भी साथ में, यानी ये जो तीनों हैं, यूरोप है जिसका गैलीलियो है, जापान का QZSS है, और जो हमारा नाविक है वो अमेरिका के जीपीएस सिस्टम के साथ में जो सुविधाएं हैं, जो डेटा है, उनका आदान प्रदान करेगा। ये अमेरिका ने कह दिया है कि अमेरिका ईयू, जापान और भारत के साथ में जो हमारे नेविगेशन सैटेलाइट है, जीपीएस सिस्टम है, वो एक दूसरे से सहमतिबद्ध तरीके से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी एक दूसरे अपने अपने सैटेलाइट का प्रयोग करते हुए दूसरे की सैटेलाइट की अगर जरूरत पड़ती है, जीपीएस सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, तो वो जीपीएस सैटेलाइट का भी उपयोग कर सकता है। अमेरिका को अगर नाविक की जरूरत पड़ती है तो नाविक का उपयोग कर सकता है। सभी अपने अपने डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं रूस के ग्लोनास और चीन के बेइदो, ये गैर संबंध प्रणाली में, यानी कि इनको जो डेटा का विनिमय है उसके लिए टोटली मना कर दिया है कि वो नेविगेशन प्रणाली का जो डेटा है, संग्रह डेटा है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ में। तो ये संबद्ध प्रणाली होती है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ में जुड़ाव विकास का कार्य करते हैं।
तो ये हुआ है। अब हम GSAT-30 का अध्ययन करेंगे। GSAT-30 फ्रेंड एक तरह का संचार उपग्रह है। GSAT श्रृंखला में क्या होता है कि संचार उपग्रह भेजे जाते हैं। संचार उपग्रह वो कोई भी संचार उपग्रह हो सकता है, जैसे कि टेलीविजन में आप संचार उपग्रह प्रयोग करते हैं DTH के लिए, और जैसे कि आप ATM मशीन है उनके लिए, या फिर आप इंटरनेट है उनके लिए, या फिर आप जैसे कि इंटरनेट संचयन वगैरह प्रणाली होती है, या फिर काफ़ी सारी प्रणाली होती है जो संचार का, आप मोबाइल टेक्नोलॉजी वाली प्रणाली है, काफ़ी सारी है। तो उनसे आप संचार उपग्रह का प्रयोग करके उनके मध्य संचार का आवागमन करते हैं। अब संचार उपग्रह है वो GSAT के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिसमें GSLV MP3 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि GSAT है जो 30 GSAT-30 है वो 4000 किलोग्राम क्षमता वाला उपग्रह था। इसे GSLV MK3 द्वारा भेजा गया था। इसरो का ये मानव युक्त यानी आगामी जो मानव युक्त होने वाला अभियान है गगनयान, उसके पूर्व चालक दल के परीक्षणों के लिए किया जा रहा है GSLV MK3 का प्रयोग। जैसे कि आज GSLV MK3 का प्रयोग करके मानव मिशन में भेजा जाएगा गगनयान, उसी का परीक्षण है ये, और जो कि फ्रेंच गुयाना से भेजा गया है ये। GSAT उपग्रह है अधिकांशतः फ्रेंच गुयाना फ्रांस की कंपनी है, कोरू तट पर है, वहाँ से भेजा जाता है। अब क्या है कि जो GSAT उपग्रह है इसके कार्य क्या है, ये क्या क्या कार्य करेगा। इस श्रृंखला में GSAT के अब तक 12-13 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। ये सभी संचार उपग्रह हैं। इसमें क्या है कि इनसैट 4A GSAT जो सेवा प्रति मतलब जो इनसैट 4 है उसकी सेवाओं को प्रतिस्थापित करेगा। जो इनसैट पहले संचार उपग्रह कार्य कर रहा था उसकी सेवाओं को ये प्रतिस्थापित करेगा, यानी उसकी जगह ये काम करेगा GSAT-30। अब GSAT-30 इसमें KU बैंड है और C बैंड है। ये सभी बैंड हैं, वो बैंड का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि प्रसारण की सेवा को और सटीक तरीके से किया जा सके। अब इसमें क्या है कि डेटा ट्रांसफर करना, ऐसे काफ़ी सारे संचार उपग्रह जैसे कि आप देख रहे हो इनसैट 4V, इनसैट 4CR, ऐसे GSAT श्रृंखला जिसमें GSAT 6, 7, 8 ये काफ़ी अलग अलग तरीके के उपग्रह भेजे जा चुके हैं। अब ये जो GSAT-30 है या फिर इनसैट पहले भेजे जा चुके हैं, इन सभी का उपयोग क्या था। ये सभी का उपयोग मुख्य उद्देश्य DTH सेवाएं, डिजिटल संचार सेवाएं, जो समाचार सेवाएं हैं, या फिर एप्लीकेशन जो सेवाएं हैं, जैसे कि आप ATM का उपयोग करते हैं वो सेवाएं हैं, वो सभी सेवाओं को इसमें उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप इस स्लाइड के माध्यम से आप इसको बखूबी तरीके से देख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सकती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा डायरेक्ट टू होम, मोबाइल एप्लीकेशन, GSAT सेवाएं, आपने जैसे अभी देखा मोबाइल है, DTH सेवाएं, GSAT सेवाएं हैं, या फिर ATM सेवाएं, उन सभी में GSAT-30 का प्रयोग किया जाएगा उनके लिए संचार उपग्रह इंटरनेट तक पहुंच बनाने के लिए उनके। दूर संचार आज हमारी रोजाना की जिंदगी का अभिन्न अंग है। अंतरिक्ष के जियो स्टेशनरी और अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जो 36,000 किलोमीटर पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर तक, मतलब 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। इसमें क्या है कि ये भारी उपग्रह है वो GSLV के द्वारा भेजे जा रहे हैं। अब GSLV उपग्रह है वो भारी उपग्रहों को ले जाकर 36,000 किलोमीटर पृथ्वी की जो कक्षा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उसमें स्थापित कर देती है। वहां से हमें संचार प्राप्त होता है, जो कि पृथ्वी पर ऑर्बिट में संचार स्थापित उपलब्ध। संचार उपग्रहों से हमें टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, बैंकिंग, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एवं टेलीफोन जैसी अनेक सेवाएं उपलब्ध। अब जो संचार उपग्रह जैसे मैंने आपको बताया टेलीविजन है, या फिर ब्रॉडकास्टिंग है, या फिर ATM है, या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी है, या फिर एयरलाइंस टेक्नोलॉजी है, इन सभी का उपयोग करते हैं। ये जो GSAT-30 है वो सभी सुविधाएं देगा। होती हैं। पिछले 3 दशकों में इसरो ने दूर संचार उपग्रह का एक समूह स्थापित किया है। ये समूह है जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, जो 36,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूरी पर अवस्थित है। इसमें 12-13 उपग्रह और पहले इसरो से द्वारा भेजे जा इनका चुके हैं। रख रखाव भी किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में लगभग 1 दर्जन से अधिक उपग्रहों की GSAT श्रृंखला पूरे देश में दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है। GSAT-30 spacecraft is a high-power फ्रेंड्स ये जो हमारा GSAT-30 था उसका अध्ययन किया। अब GSAT-30 है उसका उपयोग जैसे कि अभी हाल ही में गहन सागरीय मत्स्य गतिविधि है, जैसे मछुआरे हैं वो महासागर में चले जाते हैं, उनसे कनेक्टिविटी टूट जाती है और वो महासागर की जो
जैसे कि नाविक का प्रयोग है, नाविक है वो उन्हें क्या करता है, एक दिशा विशेष स्थिति अवगत करवाता है कि आप इस दिशा में जाइए। जो नाविक जीपीएस है या फिर जीपीएस के माध्यम से आपको वो निश्चित स्थान पर ले आता है या समुद्र तट पर ले आता है। काफ़ी बार ये होता है कनेक्शन टूट जाता है, तो उससे क्या है कि जो नाविक जो सॉरी ये जो मछुआरे हैं, जो मत्स्य गतिविधि करते हैं, मछुआरे होते हैं, उनसे कनेक्शन टूट जाता है। तो उनको सेवाएँ प्रदान करने के लिए गगन आधारित समुद्री संचालन जानकारी उपकरण जेमिनी एक उपकरण बनाया है, जिसका शुभारंभ किया है। ये क्या है, मछुआरे हैं उनको सहायता उपलब्ध करवाएगा। इसे गगनयान नाम दिया है। ये जो जीपीएस आधारित है, इसरो द्वारा इसको डेवलप किया गया है और साथ में एएआई यानी कि भारतीय विमान प्राधिकरण उसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दिया जाएगा, साथ में जो जीसैट श्रृंखला है उसका भी प्रयोग किया जाएगा। आपको इसके लिए इतना ही पढ़ना है। और फ्रेंड्स, न्यू श्रृंखला होगी, मैं बहुत जल्दी आपको लेके आऊँगा। अभी आप इस गगन है जो इसका प्रयोग किया है, गगन एप्लीकेशन है जो मछुआरों के लिए उपयोग के 24 घंटे उपलब्ध होगी। तो ये निगरानी एक तरीके से निगरानी पोर्टल है, गगन एप्लीकेशन है जो मछुआरों की सहायता करेगा उनके आवागमन के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, ताकि वो मत्स्य पालन की दशाएं हैं या फिर महासागर में जो मछली पालन करते हैं वो कर सके। थैंक्स फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फ्रेंड्स, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, सब्सक्राइब करना न भूलें।